अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी, क्या कहते हैं, इससे पहले ये कोविड वाली छुट्टियों से पहले जो हम लोगों ने मेरे ख़्याल में एक क्लास ही ली थी, उसमें हम लोगों ने रिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। हम लोगों ने दो किस्म के रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा था। एक को हम लोगों ने कहा था एग्जैक्ट रिलेशनशिप या डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप, और दूसरे को हमने कहा था इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप या प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप। इनकी हम लोगों ने डेफिनेशन भी क्लास में लिख ली थी। तो जब दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ट्रू रिलेशनशिप हो, तो उसको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं या एग्जैक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी एफ प्रोपोर्शनल टू एम की, मतलब कि फोर्स को बढ़ाएंगे तो मास, फोर्स जितनी ज़्यादा होगी मास आपका उतना ही ज़्यादा हो, मास जितना ज़्यादा होगा उसको हिलाने के लिए आपको उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ये तो आपके पास एग्जैक्ट रिलेशनशिप की एग्जांपल है। दूसरा हमने पढ़ा था इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप की एग्जांपल, मतलब कि अगर दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप एग्जैक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हाइट और वेट की, अगर मैं कहूं कि अगर हाइट बढ़ती है तो वेट को बढ़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। बाज़ कंडीशन में ये एग्जिस्ट करता है, बाज़ कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें एरर आने का मार्जिन हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप या प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक मीन्स मे बी एग्जिस्ट, मे बी नॉट एग्जिस्ट। और जो हमारा जो चैप्टर है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ये हमारा इन एग्जैक्ट या प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप पे बेस करता है। अब थोड़ा सा रिग्रेशन के बारे में देख लेते हैं कि रिग्रेशन क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं इसको। द टर्म रिग्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सर फ्रांसिस गेल्टन, in which he observed that the analysis that the height of a children and their parent। उसने क्या किया था, ये एक मैथमेटिशियन था सर फ्रांसिस गिल्टन। उसने एक ऑब्जर्वेशन की थी चिल्ड्रन की हाइट के बारे में और उनकी पेरेंट्स की हाइट के बारे में। उसने एक एनालिसिस किया। ही फाउंड दैट, उसने उसने क्या ऑब्जर्व किया, दैट tall parents have tall children and short parents have short children. The regression toward the height average of all the means of today, the word regression is used in the quite different। उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जो टाल चिल्ड्रन हैं, वो जो जिनके वालिदैन ऊंचे हैं उनके बच्चे भी ऊंचे ही होते हैं, और जिनके वालिदैन छोटे होते हैं हाइट में उनके बच्चे भी छोटे होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मे बी कुछ कंडीशन में ये एग्जिस्ट कर रहा था, कुछ कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यहीं से क्या हुआ, रिग्रेशन का ओरिजिन या जो है इंट्रोड्यूस हुआ। अब डिफाइन कैसे करते हैं रिग्रेशन को। रिग्रेशन कहते हैं द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन द अदर इज कॉल्ड रिग्रेशन। जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस करे तो उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। द वेरिएबल विच डिपेंड अपॉन द अदर इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल द अदर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल डिपेंड करता है उसको तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो वेरिएबल डिपेंड नहीं करता उसको हम लोग इनडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी, द यील्ड ऑफ अ वीट डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। जो यील्ड ऑफ अ वीट है वो आपकी डिपेंड करती है किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। अब इसमें यील्ड ऑफ अ वीट और या बेबी डिपेंड अपॉन मदर, जो बच्चा होता है वो अपनी मदर पर डिपेंड करता है। अब इसमें देखें जो यील्ड ऑफ अ वीट है और बेबी है, ये क्या है, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वाइल मदर एंड रेनफॉल आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड द रिग्रेसेंट, प्रिडिक्टेंट और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई, उसको हम लोग रिग्रेसेंट भी कहते हैं, प्रिडिक्टेंट भी कहते हैं और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इज आल्सो कॉल्ड अ रिग्रेसर, प्रिडिक्टर और एक्सप्लेनेटरी, उसको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। ये तो हो गया, रिग्रेशन हो गया। अब अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन की बात करें, उसमें क्या होता है, द डिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल अपॉन द टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज कॉल्ड अ मल्टीपल रिग्रेशन। जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट पे बेस करे तो उसको मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फील्ड ऑफ अ वीट डिपेंड अपॉन द रेनफॉल, सीड, फर्टिलाइजर, ईटीसी। अब यहाँ पर तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ थी, रेनफॉल पे उसने डिपेंड किया था। अब यहाँ पर वो किस पर क्या कर रहा है,
वो रेनफॉल पर भी डिपेंड कर रहा है, सीड पर भी डिपेंड कर रहा है और फर्टिलाइजर पर भी डिपेंड कर रहा है। ये तो हो गया मल्टीपल रिग्रेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं लीनियर रिग्रेशन। क्या है लीनियर रिग्रेशन? कहते हैं, जिसके नाम से जाहिर है, व्हेन द डिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल अपॉन द अदर इज represented by the straight line equation, then it is called a linear regression, otherwise it is a curvilinear। मतलब कि अगर उसकी जो वेरिएबल के दरमियान बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहले आ जाए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आई एंड द वैल्यू ऑफ एक्स आई ऑफ अ रिग्रेशन इज वाई आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एरर टर्म। ये क्या है? आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। इसमें वाई आई क्या है? आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स आई आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एल्फा आपके पास, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट कहते हैं। ये जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो जहाँ पर ये कट करता है उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, और बीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। बीटा को हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। और ई आई मीन्स एरर टर्म या एप्सिलॉन। एरर टर्म मीन एक्सट्रानियस वेरिएबल जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, अदर देन द मॉडल होते हैं आपके पास। ठीक है, बीटा से मुराद ये है कि अगर आप एक्स पे 1 यूनिट चेंज लाते हैं तो वाई भी जितना यूनिट चेंज आप एक्स पे लाएंगे उतना ही यूनिट चेंज आपका वाई में आएगा। क्लियर? ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, और बीटा को हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें देखिए, वेयर एक्स आई आर द फिक्स वेरिएबल, या इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। वाई आई आर द ऑब्जर्व्ड रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, एप्सिलॉन इज द रैंडम एरर, अल्फा एंड बीटा आर द रिग्रेशन कोफिशिएंट विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती हैं और या नेगेटिव भी हो सकती हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब आ जाएं इनके एजम्पशंस के ऊपर। क्या एजम्पशन है इसकी? जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, क्या ये एज्यूम करता है? वो ये एज्यूम करता है कि नंबर 1, द रिग्रेशन मॉडल वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई इज अ लीनियर इन पैरामीटर। याद रखें, इसकी लीनियर इक्वेशन बनती है, ये लीनियर फॉर्म में होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द रिग्रेसर एक्स आईज आर द फिक्स्ड इन अ रिपीटेड सैम्पलिंग। इसमें जो एक्स आई की वैल्यू होती हैं वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू होती हैं। वाई आई की वैल्यू चेंज होती रहती हैं, एक्स की वैल्यू फिक्स्ड होती रहती है। नंबर 3, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एरर टर्म इज इक्वल टू 0। जब आप एरर टर्म की एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो याद रखें वो 0 के बराबर होता है। द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज कांस्टेंट। जितने भी एरर टर्म है, चाहे एक पहले वेरिएबल का है, चाहे दूसरे का है, चाहे तीसरे का है, चाहे चौथे का, उनका कांस्टेंट वेरिएंस होगा। अगर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो हम लोग एक और टर्म की तरफ चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं हेट्रोसिडास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, द एरर टर्म आर द इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर 2 एरर टर्म है तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब उनके दरमियान एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई आई ई जे इज इक्वल टू 0। उनके दरमियान क्या होगा? एरर टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। नंबर 6 कहता है एक्स आई एंड एप्सिलॉन आर आल्सो इंडिपेंडेंट। जो एक्स की वैल्यू और एप्सिलॉन वो भी इंडिपेंडेंट होगी, वो 0 के बराबर हो जाएगी आपके पास। इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एप्सिलॉन आई क्या होता है? वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विद 0 मीन एंड सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। सिमिलरली वाई आई भी क्या होगा? वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स आई और सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा आपके पास। क्लियर? द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द रिग्रेसर। आपके पास जो ऑब्जर्वेशन जितने भी होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, वो पैरामीटर या रिग्रेसर से ज़्यादा होने चाहिए। द रिग्रेशन मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड। याद रखें कि रिग्रेशन मॉडल तब बेस्ट होगा अगर आप इसको करेक्टली स्पेसिफाइड करेंगे। तो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द एरर टर्म। जो एरर टर्म है इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होंगे। द कोवेरियंस बिटवीन द 2 एरर टर्म इज 0। जो 2 कोवेरियंट टर्म है, जो 2 एरर टर्म है, अगर एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे है तो इनके दरमियान कोवेरियंस भी 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आ जाएं जो रिग्रेशन मॉडल है, जो रिग्रेशन लाइन है, इसकी आप क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाएं। तो देखिए, द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू बिटवीन एक्स बार एंड वाई बार दैट मीन ऑफ द डेटा। याद रखिए, जो आपकी जो लाइन है, ये हमेशा याद रखें कि अगर लाइन को अगर हम ऐसे ड्रा करते हैं तो ये एक्स एक्सेस है,
तो ये एक्स बार हो जाएगा और ये वाई बार लाइन आपकी इनके दरमियान से ही पास होगी, एक्स बार और वाई के दरमियान से पास होगी। क्लियर हो गया? ओके जी। सेकंड क्या कहता है, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू वाई आई फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जो आप क्या करें, एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम कर लें तमाम ऑब्जर्वेशन के लिए, फिर हर वैल्यू को अगर आप एस्टिमेटेड वैल्यू में से माइनस करें तो उसका आंसर हमेशा इक्वल टू जीरो आएगा आपके पास। ऐसे ही the sum of the square deviation of the observed value from the least square regression line is minimum, that is sum of xi minus y estimate का square is equal to minimum। मतलब ये है कि अगर आप ये तो आपने इस लाइन से वैल्यू मालूम की, तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये तो रिग्रेशन लाइन है, इसका अगर आप इसमें से इसको माइनस करके इसका स्क्वायर लें तो इसका आंसर छोटा होगा किसी और लाइन से, चाहे वो लीनियर ना हो, अगर वो कर्व लीनियर होगी तो। दूसरी फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रैंडम सैंपल इज द लाइन टू बी बेस्ट फिट। ये कब बेस्ट फिट होगी? इफ अल्फा एस्टिमेट एंड बीटा एस्टिमेट आर द अनबाइस्ड ऑफ अल्फा एंड बीटा। मतलब कि अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लें तो वो ट्रू वैल्यू के बराबर हो, तब वो लाइन आपकी बेस्ट कंसिडर की जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें, the mean value of the estimated y estimate bar is always equal to the actual mean value। तो जो estimated value का mean होगा और actual value का mean होगा वो हमेशा equal होगा। ठीक है? the OLS estimators, ये जो estimators हैं अल्फा और बीटा आर द एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ सैंपल क्वांटिटी, देयरफॉर दे आर इजीली बी कंप्यूटेड। याद रखें ये ओवरऑल कंप्यूट नहीं हो सकती, ये सैंपल क्वांटिटीज है, हम सैंपल लेके उसको कंप्यूट करते हैं, इस वजह से वो इजी होती हैं। दी रेजिडुअल्स ई आई एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स आई आर वेल एज वाई आर अनकोरिलेटेड। जिससे मैंने पहले बताया था कि वो उनके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं होगी, मतलब दैट इज कोवेरियंस ऑफ ई आई एक्स आई भी इक्वल टू जीरो होगा और कोवेरियंस ऑफ ई आई और वाई भी हमेशा याद रखें इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं ये अल्फा और बीटा, जिससे मैंने आपको पहले बताया था, अब हम इनकी वैल्यूज को एस्टिमेट करते हैं कि अल्फा का क्या आंसर आता है और बीटा का क्या आंसर आता है। इसी इक्वेशन को लेते हुए हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे। कैसे एस्टिमेट करेंगे आइए उसको देखते हैं। देखें, एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिसके जो दो पैरामीटर अल्फा और बीटा, उसको हम एस्टिमेट करते हैं। वी नो दैट के वाई आई इज इक्वल टू अल्फा एस्टिमेट प्लस बीटा एस्टिमेट एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। क्योंकि वो ओवरऑल है, वो जनरल होता है, तो हम यहाँ पर एस्टिमेट मतलब उसका कैप का निशान ले लेते हैं। क्लियर हो गया? ओके। आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं बात, और चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, तब भी ये भी ठीक है। आप अल्फा और बीटा की जगह पर ए और बी भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब देखें हमने क्या किया, इन तमाम वैल्यूज को उठा के उस तरफ ले गए, तो ई आई को हम लोग अलग छोड़ दिया, तो वाई आई माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई ले लिया। क्लियर? क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर एंड समेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से हम स्क्वायर भी ले लेते हैं और उसका समेशन भी ले लेते हैं। तो समेशन एप्सिलॉन स्क्वायर आई समेशन वाई आई मनफी अल्फा एस्टिमेट मनफी बीटा एस्टिमेट एक्स आई का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एस्टिमेट एंड इक्वेटिंग टू जीरो। हम इसको क्या करेंगे, अल्फा के अगेंस्ट इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और इसको इक्वेटिंग टू जीरो भी कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा अल्फा एप्सिलॉन स्क्वायर आई सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा, इस वैल्यू का स्क्वायर इस वैल्यू और इक्वल टू जीरो। सिंपल डेरिवेटिव लें, टू को नीचे ले जाएंगे, समेशन वाई आई मनफी अल्फा मनफी बीटा एक्स आई, नीचे वाले का दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। क्या किया मैंने, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। -2 जब वहाँ पर आएगा तो जीरो हो जाएगा। समेशन क्या बच जाएगा, वाई आई मनफी अल्फा एस्टिमेट मनफी बीटा एस्टिमेट एक्स आई इज इक्वल टू जीरो आपके पास हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस समेशन को आपने अंदर अप्लाई कर देना है। जहाँ जहाँ पर वेरिएबल हैं वहाँ पर समेशन रह जाएगा और जहाँ जहाँ वेरिएबल नहीं है वहाँ पर एन हो जाएगा जी। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पर देखें, समेशन वाई आई हो जाएगा -n, अल्फा एस्टिमेट हो जाएगा मनफी बीटा, समेशन एक्स आई हो जाएगा इक्वल टू जीरो।
अब चूंकि आपने अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो अल्फा को आप इक्वेशन के उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा एन एल मनफी एन अल्फा एस्टीमेट वहाँ पर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस एन अल्फा एस्टीमेट क्या बच जाएगा समेशन वाई आई मनफी बीटा एस्टीमेट समेशन एक्स आई। एन को क्या करें डिवाइड कर दें इसके नीचे भी और इसके नीचे भी ओवरऑल डिवाइड कर दें तो अल्फा एस्टीमेट इज इक्वल टू 1/n समेशन वाई मनफी बीटा हैट समेशन एक्स आई। ये आपके पास क्या हो गया अल्फा एस्टीमेट की वैल्यू आ गई, पहला पैरामीटर आपने एस्टीमेट कर लिया आपने। क्लियर। अब हम लोग बीटा हेड के लिए एस्टिमेट करते हैं तो बीटा हेड के लिए हम लोग कैसे एस्टिमेट कर लें। सिमिलरली डिफरेंशिएट इक्वेशन ए, ये जो हम लोगों ने की थी ये वाली इक्वेशन ए, इसको हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू बीटा हेड एंड इक्वेटिंग टू जीरो। बीटा के अगेन बीटा हेड के अगेन हमने इसको डिफरेंशिएट किया और इक्वेटिंग टू जीरो, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है जो हम लोगों ने अल्फा के लिए किया था। तो क्या करेंगे सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा बीटा, चलो इसके यहाँ पे आप हेड लिख लें, मैंने मुझसे भूल गया है। समेशन एप्सिलॉन स्क्वायर आई सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा बीटा एस्टीमेट और वाई आई बनफी अल्फा एस्टीमेट बनफी बीटा एस्टीमेट एक्स आई का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। ये तो सारे का सारा इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो 2 को नीचे आ जाएगा समेशन वाई आई बनफी अल्फा एस्टीमेट बनफी बीटा एस्टीमेट एक्स आई और ये जीरो ये माइनस बीटा के अगेंस्ट कर रहे हैं तो माइनस एक्स आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपके पास। तो माइनस को इधर ले जाएंगे तो मनफी हो जाएगा, मनफी 2 हो जाएगा और समेशन और एक्स आई की जगह पर ये समेशन के साथ एक्स आई हमने लोगों ने लिख लिया। इसको उठा के उस तरफ ले जाएं तो जीरो समेशन एक्स आई और ये इक्वेशन दोबारा के दोबारा आपके पास रह गई। अभी समेशन एक्स आई को अंदर आप सब पे अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा एस्टीमेट साइड पर समेशन एक्स आई हो जाएगा और मनफी बीटा एस्टीमेट साइड पर समेशन एक्स आई इंटू एक्स आई, तो एक्स आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो समेशन एक्स आई वाई आई हो जाएगा। यहाँ पे जो अल्फा एस्टीमेट है इसकी जगह पर आपने इस अल्फा एस्टीमेट की वैल्यू को लिख लेना है आपने। तो क्या हो जाएगा अल्फा एस्टीमेट की वैल्यू क्या थी अभी आपने कैलकुलेट की समेशन मतलब कि 1/n समेशन वाई मनफी बीटा हैट समेशन एक्स और ये समेशन एक्स आई 7 ठहरा हुआ था, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और मनफी बीटा हैट समेशन एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू जीरो। क्या करें मल्टीप्लाइंग एन से मल्टीप्लाई करें, इसको भी एन से मल्टीप्लाई, इसको भी एन से मल्टीप्लाई और इसको भी एन से मल्टीप्लाई। ये एन से मल्टीप्लाई हो गया एन समेशन एक्स आई वाई हो जाएगा, इस एन के साथ एक एन ये एन जो मल्टीप्लाई किया था वो कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो समेशन वाई आई मनफी बीटा हैट समेशन एक्स आई और ये समेशन एक्स आई पहले से मौजूद था और मनफी एन बीटा हैट समेशन एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू जीरो। सिंपल आपने सॉल्व करना है इसको। एंड समेशन एक्स आई वाई आई मनफी इस समेशन एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दें इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी तो क्या हो जाएगा समेशन एक्स आई समेशन वाई आई हो जाएगा और बीटा हेड समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स आई मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर बनफी एन बीटा हेड समेशन एक्स स्क्वायर आई ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड समेशन एक्स आई वाई आई बनफी समेशन एक्स आई समेशन वाई आई, इसको इस तरफ ले आए और इसको उठा के उस तरफ ले जाए तो कितना हो जाएगा एन बीटा हेड समेशन एक्स स्क्वायर आई प्लस बीटा हेड समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो एन समेशन एक्स आई वाई आई हो जाएगा मनफी समेशन एक्स आई समेशन वाई आई मनफी आप क्या कर दें माइनस बीटा हेड को कॉमन ले लें क्योंकि बीटा के हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा एन मनफी बीटा हेड तो अंदर क्या बच जाएगा एन समेशन एक्स स्क्वायर आई प्लस माइनस माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आपके पास हो जाएगा। और क्या करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे ये आपके पास कॉमन आ गया। अब सिंपल इस वैल्यू को उठा के इसके नीचे डिवाइड कर दें आपके पास बीटा की वैल्यू भी आ गई एन समेशन एक्स आई वाई आई बराबर समेशन एक्स समेशन वाई एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास बीटा एस्टिमेट भी आ गया आपके पास। क्लियर। आप चाहें तो वही बात है कि आप इसको अल्फा हेड और बीटा हेड की जगह पर आप ए और बी भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास दो पैरामीटर आ गए अल्फा एस्टिमेट और बीटा एस्टिमेट। इनके ये अल्फा एस्टिमेट की वैल्यू ये आ गई आपके पास और बीटा एस्टिमेट की वैल्यू आपके पास ये आ गई। क्लियर स्टूडेंट। तो आप इसको ट्राई करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।